हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस अकेडमी। मैं हूं दानिश अंसारी और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं मनोविज्ञान की ये क्लास। मनोविज्ञान की हमारी ये क्लास होगी जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी में एक आता है 30 नंबर का क्वेश्चन यहां पे आता है यहां से, और यहां पे एक आपका आएगा वंशानुक्रम। क्या आएगा? वंशानुक्रम। ये वंशानुक्रम से आपका कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ मैं आपको ये क्लास शुरू करवा रहा हूं कि जो वंशानुक्रम है इसको क्या कहते हैं, कैसे क्या क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी प्रमुख बातें क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। परीक्षा में अगर यूपी टेट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहां से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले 11 क्लास हो चुकी है, अगर आप उसको नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से प्लेलिस्ट में जाके इसकी आप क्लास देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी और यानिस अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और मैं बात करूंगा कि वंशानुक्रम किसे कहते हैं। वंशानुक्रम की सबसे पहले परिभाषा की बात करेंगे, क्योंकि परिभाषा से भी क्वेश्चन आता है आपका। एक आपको मनोवैज्ञानिक जितने भी हैं उनके आपको नाम याद रखने हैं और उन्होंने कौन सा कोटेशन दिया है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम के बारे में रूथ बेनेडिक्ट ने क्या कहा है, इसको स्टार बना के नोट करिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका आ चुका है। रूथ बेनेडिक्ट कहती हैं कि माता पिता के गुणों का संतान में स्थानांतरण ही वंशानुक्रम है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा कि माता पिता के गुणों का संतान में स्थानांतरण ही वंशानुक्रम है। यानी जो माता पिता के अंदर जो गुण होते हैं, अगर वो जैसे माता पिता हैं, इनके गुण अगर बच्चों के बीच में आ जाता है, बच्चों तक स्थानांतरण हो जाता है उस गुण का, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको वंशानुक्रम आपका क्लियर होता जाएगा। देखिए यहाँ पे जेम्स ड्रेवर एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बताया है कि माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों का संतान में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। जो जेम्स ड्रेवर है वो कहते हैं कि अगर आपके कोई फादर है या मदर है, इनके जो शारीरिक या फिर मानसिक जितने भी गुण होते हैं, शारीरिक या मानसिक गुण होते हैं, अगर वो बच्चों के अंदर आ जाते हैं, उसका स्थानांतरण हो जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक, ऐसे ही बात करेंगे बीएन झा की, ये भी आप स्टार बना के नोट करिएगा, इनका भी बहुत ही शानदार इन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है कि वंशानुक्रम किसी व्यक्ति में जन्मजात विशेषताओं का योग है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको जितने भी आपके सामने परिभाषाएं हैं उसको नोट डाउन करिएगा, फिर उसको लर्न करिएगा। बार बार परिभाषाएं याद करने से ही याद होंगी, उसका कोई ट्रिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वंशानुक्रम किसी व्यक्ति में जन्मजात विशेषताओं का योग है, ये किसने कहा है, तो ये बीएन झा ने बोला है। चलिए इसी के साथ पीटरसन का भी है, कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों की जो विशेषताएं अपने माता पिता द्वारा प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। पीटरसन कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वज जो होते हैं, माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी से अगर कोई भी ऐसे गुणों को या उनकी विशेषताओं को अपने अंदर प्राप्त करता है तो इसको ही वंशानुक्रम कहा है। किसने? पीटरसन ने कहा है। ऐसे ही बात करेंगे हम थॉमसन की, तो थॉमसन कहते हैं कि परंपरागत संतति के मध्य संबंध को दर्शाने वाला उपयुक्त शब्द वंशानुक्रम है। ठीक, थॉमसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप याद कर लीजिएगा। आज का ये आखिरी का डेफिनेशन है कि वुडवर्थ ने क्या कहा। हाँ, वुडवर्थ से क्वेश्चन आ सकता है। वुडवर्थ बहुत ही फेवरेट बंदा है आपका सीडीपी के लिए, यूपी टेट का, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए बात करेंगे कि वुडवर्थ ने क्या कहा है। वंशानुक्रम में वह सभी तत्व सम्मिलित हैं जो हम में जन्म के समय उपस्थित रहते हैं। वंशानुक्रम में वे सभी तत्व सम्मिलित हैं, जब बच्चा पैदा होता है जन्म के समय उसके अंदर वो उपस्थित रहते हैं। लेकिन एक और इसमें बात है, लेकिन जिनकी उत्पत्ति जन्म के समय ना होकर 9 महीने पहले गर्भाधान के समय हो जाती है। गर्भाधान के समय ही 9 महीने पहले ही ये गुण उस बच्चे के अंदर आ जाते हैं। ये किसने कहा है? ये वुडवर्थ ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में जो वंशानुक्रम से जुड़े हुए हैं। चलिए, बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता से होता है। देखिए ये हमारे भारतीय समाज में ये कहा जाता है कि जो बच्चा पैदा होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये मदर की होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मदर की नहीं होती है। बच्चा होगा या फिर बच्ची होगी, ये किससे निर्धारण होता है, तो ये पिता के द्वारा निर्धारण होता है। ठीक, पिता के हिसाब से ही बच्चा होगा या फिर बच्ची होगी, ये चीज आप इसको नोट डाउन करिएगा। फिर देखिए, बच्चा, शिशु एवं बच्चे शिशु के पैदा होने के लिए क्रमशः XY तथा XX क्रोमोसोम उत्तरदायित्व है। ठीक, अगर बच्चा है तो उसके लिए XY क्रोमोसोम की जरूरत होती है, लेकिन अगर बच्ची हो रही है तो अगर डबल XL यानी XX क्रोमोसोम अगर उपस्थित है मदर के अंदर तो वहां पे क्या होगा, वो बच्ची शिशु होगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, मदर के पास क्या होता है, सिर्फ XX गुणसूत्र होते हैं और जो फादर होता है उसके पास XY गुणसूत्र होते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए
एक और यहां से स्टार बना के नोट करिएगा, ये जो आखिरी लाइन है यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि गुणों के जो वाहक होते हैं वो जीन्स या पितरैक होते हैं। जीन्स या पितरैक को क्या कहा जाता है? गुणों के वाहक के रूप में इनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, स्टार बना के नोट डाउन करिएगा। इनकी कुछ और बातें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। देखिए सारी की सारी लाइन जितनी भी आज आपके सामने लिखी हुई है वंशानुक्रम से, वहां से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए किसी भी लाइन को स्किप मत करिएगा, सारे के सारे नोट्स बनाइए और ध्यान से पढ़िए, मेरी बातों को सुनिए। सामान्य महिला और पुरुष में गुणसूत्र के 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सामान्य महिला या फिर पुरुष के अंदर कितने गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। जब भी बात करेंगे जोड़े की तो 23 जोड़े होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कितने गुणसूत्र होते हैं, जब बात करेंगे गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं तो 23 जोड़े होते हैं, लेकिन बात करेंगे कितने गुणसूत्र होते हैं तो वो 46 गुणसूत्र होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो 23 होता है वो जोड़ा है और जो 46 है वो हमारा गुणसूत्र है। चलिए जो वंशानुक्रम, ये देखिए यहां 2017 में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, वंशानुक्रम का सही क्रम क्या है? तो उस वंशानुक्रम का सही क्रम हमारा ये है, इसको आप याद रख लीजिए। सबसे पहले अंडाणु होता है, फिर शुक्राणु, फिर उसके बाद युग्मनजम होता है, उसके बाद फिर ब्लास्टोसिस्ट होता है। ये ब्लास्टोसिस्ट होता है, सही कर लीजिएगा। ठीक, ये हमारा वंशानुक्रम का सही क्रम है। यहां से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप नोट डाउन करिएगा स्टार बना के इसको। ठीक, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे, ये भी स्टार बना के नोट करिएगा। सारे के सारे लाइन आज के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। वंशानुक्रम से वैसा नहीं 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक, बात करते हैं अब अगले टॉपिक की। माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़ों के अलग न होने के कारण संतान में डाउन सिंड्रोम होता है। इससे होने वाले बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पाता है। देखिए माता के अंदर जो 21वां गुणसूत्र होता है, अगर ये गुणसूत्र अलग नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होंगे, ठीक, ये गुणसूत्र अगर अलग नहीं होंगे तो बच्चों में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम नामक एक बीमारी हो जाती है। अब बात करेंगे कि डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी क्या होती है। जब माता का 21वां गुणसूत्र अलग नहीं होगा तो हमें कौन सी बीमारी होगी? डाउन सिंड्रोम बीमारी होगी। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास सही से नहीं हो पाते हैं। उसके जो विकास होता है, या फिर वो शारीरिक विकास हो गया या फिर उसका मानसिक विकास हो गया, ये अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अगले टॉपिक की। पिता द्वारा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र प्राप्त करने पर होने वाले बच्चे शिशु में क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता है। अगर जो पिता है वो अगर एक एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र प्राप्त कर लेगा, जो पिता है वो अगर एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा एक प्राप्त कर लेता है तो बच्चे में क्या होता है? क्लीन फिल्टर सिंड्रोम नामक एक बीमारी होती है। और इस बीमारी में क्या होता है कि इसमें शरीर पर बाल कम होंगे, प्रजनन शक्ति कमजोर होती है या फिर गायब हो जाती है। यह कब होता है? ये जब एक्स्ट्रा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र पिता द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब देखिए एक ये लाइन जो मैंने आपको बताया है, इसको पिता वाला, और एक जो माता वाला है, यहां से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों जगह से क्वेश्चन आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, इसलिए प्लीज आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, हीमोफीलिया एवं वर्णांतता आनुवांशिक बीमारी है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हीमोफीलिया एवं वर्णांतता ये कैसी बीमारी है, तो ये एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारियां हैं। ठीक, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हीमोफीलिया के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा। हीमोफीलिया को राजघरानों की बीमारी कहा जाता है। ये जो बीमारी है इसको हम क्या कहते हैं? राजघराने की बीमारी कहते हैं। राजघराने की बीमारी हम किसको कहते हैं? हीमोफीलिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, इसकी पहली ज्ञातवाहक इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थे। इंग्लैंड की एक महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, इनको ही सबसे पहले हीमोफीलिया हुआ था। इसलिए ये क्या है? ये एक क्वीन थी, इसलिए इस वाली बीमारी को राजघरानों की बीमारी के नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए वंशानुक्रम के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं कि जो आंखों का रंग होता है ना, कि किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का व्हाइट होता है, किसी का डार्क ब्लैक होता है, तो जो आंखों का रंग होता है ये किसके कारण होता है? तो ये वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। अगर आपके फादर के, आपके मदर के, आपके दादा की, नाना नानी के, किसी के भी अगर आपके आंखों में किसी का भी आपके अंदर आ सकता है कि उनकी जिस प्रकार आंखें हैं उस प्रकार आपकी भी आंखें हो सकती हैं। अब आगे बात करेंगे वर्णांध। जो वर्णांध व्यक्ति होता है उसको हरे और लाल रंग देखने में या फिर अंतर करने में सक्षम नहीं होता है। जो वर्णांध व्यक्ति होता है, जो वर्णांध नामक बीमारी है, वो अगर कोई व्यक्ति उससे जूझ रहा है तो उसमें क्या होगा कि वो हरा रंग और एक होता है लाल रंग, इन दोनों कलर को वो देखने में क्या होता है? असक्षम होता है। क्या होता है? असक्षम होता है, यानी वो अच्छे से उसको डिफरेंस नहीं कर पाएगा, ना वो बता पाएगा कि वो लाल रंग है या फिर हरा रंग है, जिस किसी को वर्णांध वाली बीमारी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें इसमें जानेंगे।
आनुवांशिकी के अध्ययन का जनक ऑस्ट्रेलिया के एक पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। जो आनुवांशिक ये है, आनुवांशिक के अध्ययन के लिए कौन इसके फादर हैं? फादर ऑफ आनुवांशिकी, हेरिडिटरी कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और मेन पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन करिएगा कि विकासवाद के जनक लैमार्क को माना जाता है, जिन्होंने जिराफ का अध्ययन किया था। जो लैमार्क हैं, लैमार्क साहब हैं, ये हमारे विकासवाद के जनक हैं। ये क्या है? विकासवाद के जनक हैं और इन्होंने अपना अध्ययन जिराफ पे किया था। ठीक, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक आपका यहां से मेन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ चुका है कि फ्रांसिस गाल्टन को सुजनन शास्त्र का जनक माना जाता है। आपसे भी पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सुजनन शास्त्र के जनक कौन है। तो सुजनन शास्त्र की जब भी बात करेंगे, सुजनन शास्त्र के जनक कौन है, तो वहां पे हमारे फ्रांसिस गाल्टन साहब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और कुछ और बातें इनके बारे में जानते हैं। जितनी भी लाइनें आपको मैं लिखवा रहा हूं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद करने के अलावा आपके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है आपके सामने, इसलिए आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि अगर नोट डाउन नहीं करेंगे तो मैं जब तक बता रहा हूं जब तक आपके जहन में याद रहेगा, अभी 2 घंटे के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप भूल जाएंगे। इसलिए आपको याद करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप नोट्स बनाइए। चलिए, उत्तरजीविता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया। आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो हम चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे यहां पे। ठीक, मेंडल के तीसरे नियम को प्रत्यागमन का नियम कहते हैं, जिसका अर्थ कभी कभी संतान माता पिता के गुणों के विपरीत भी पैदा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि माता पिता अगर उसके प्लेयर हैं तो ये प्लेयर वाले गुण क्या हो जाएंगे, ये बच्चों के अंदर भी आ जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, यानी इसके माता पिता के गुण ऐसा है कि आ भी सकते हैं और ऐसा है कि नहीं भी आ सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ये मेंडल के तीसरे नियम को प्रत्यागमन का नियम कहता है, जिसमें ये चीजें होता है कि कभी कभी माता पिता के गुणों के विपरीत भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लैमार्क की। लैमार्क का सिद्धांत अर्जित गुणों के वितरक का नियम कहलाता है, अर्थात संतान माता पिता के वही गुण संकुलित होते हैं जो माता पिता के जीन्स या पितरकों में मौजूद होते हैं। इन्होंने लैमार्क ने बताया है, सबसे पहले बताइए इनके सिद्धांत का नाम क्या है, तो अर्जित गुणों के वितरक का नियम इन्होंने ही दिया है। और इन्होंने कहा है कि माता पिता के वही गुण संकुलित होते हैं जो माता पिता के जीन्स या पितरक में होंगे। माता पिता का जो गुण होगा वो बच्चों के अंदर जब आता है तो इनके वही गुण आएंगे जो इनके जीन्स में होंगे। ठीक, ना कि बाहर से अगर कोई वो वातावरण से अर्जित किए हैं तो वो आएंगे, नहीं, जो इनके जीन्स में होंगे वही गुण क्या होंगे, बच्चों के अंदर भी जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहां से हमारा था प्रमुख बिंदु और परिभाषाएं खत्म हो गई है। वहां से आपका कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है। और जब अब बात करने वाले हैं वंशानुक्रम के नियम के बारे में, वंशानुक्रम के नियम से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आता ही आता है, इसलिए आप इस टॉपिक को भी मत स्किप करिएगा। चलिए बात करते हैं इनके पहले नियम की। तो पहला नियम है अर्जित गुणों के वितरण का नियम। अर्जित गुणों के वितरण का नियम। अब बात करेंगे कि अर्जित गुणों का जो वितरण है ये किसने दिया है। तो विकासवाद के जनक लैमार्क जिराफ का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि माता पिता के वही अर्जित गुण जो माता पिता के जीन्स में मौजूद हैं संतान को प्राप्त होते हैं। यानी लैमार्क ने बताया है कि माता पिता के अंदर अर्जित गुण जो होते हैं जो माता पिता के जीन्स में मौजूद होंगे, किसी गुण को उन्होंने अर्जित किया है और वो अर्जित गुण क्या है, उनके जीन्स में पहुंच गया है, वही उनके बच्चों में भी जाता है। ये अर्जित गुणों के वितरण के नियम है। ठीक, जिसको किसने दिया है, लैमार्क ने दिया। आपको ये क्वेश्चन पूछता है, यहां से नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछेगा कि अर्जित गुणों के वितरण का नियम किसने दिया है, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा लैमार्क ने दिया है। ये तो आपको थ्योरी मैंने बताया कि वाकई में अगर आपसे बाहरी क्वेश्चन पूछता है तो आपका बाहर ना जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पे टॉपिक नंबर 2 पे आते हैं कि बाद में हैरिसन और मैकडूगल नामक विद्वान ने भी इनका समर्थन किया। जो अर्जित गुणों का वितरण का नियम लैमार्क साहब ने दिया है, इसके समर्थक कौन है, तो इसके समर्थक हैरिसन और मैकडूगल साहब हैं। इन्होंने बाद में इनका समर्थन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे की बात करेंगे, अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। अर्जित गुणों के अवितरण का नियम यह किसने दिया था, तो ये बीजमैन ने दिया था। किसने दिया था, तो बीजमैन ने दिया था अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। और अर्जित गुणों का वितरण का नियम किसने दिया, लैमार्क ने दिया। अर्जित गुणों के अवितरण का नियम किसने दिया, तो अर्जित गुणों के अवितरण का नियम बीजमैन ने दिया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चूहे की कई पीढ़ियों तक लगातार पूंछ काटने के बाद बीजमैन ने पाया कि कोई भी चूहा पूंछ के बगैर नहीं पैदा हुआ। एक चूहा था, इन्होंने रिसर्च किया था, चूहे कई पीढ़ी तक उसके पूंछ जो है वो काटता गया, लेकिन उन्होंने देखा कि बगैर पूंछ वाले चूहे पैदा ही नहीं हो रहे हैं कई पीढ़ियों तक। ठीक, अर्थात इससे क्या हुआ, जो गुण माता पिता के जीन्स तक नहीं पहुंच पाता है वह अगली पीढ़ी को नहीं प्राप्त होता है। यानी हमारी अगली पीढ़ी को वही गुण प्राप्त होंगे जो माता पिता के जीन्स में होंगे। अब पूंछ काटना जो था वो किसी भी चूहे के जीन्स में नहीं पहुंचा, जिसके कारण क्या हुआ कि वो बगैर पूंछ के
कोई भी चूहा नहीं पैदा हुआ। इससे क्या होता है कि इससे यही हुआ कि जो गुण माता पिता के जीन्स तक अगर नहीं पहुंचते हैं वो अगली पीढ़ी को भी नहीं प्राप्त होते हैं। अगर पहुंच जाते हैं जीन्स में तो अगली वाली पीढ़ी में क्या होता है कि वो पूंछ कटे हुए सारे के सारे चूहे पैदा होते हैं। ये हमारा अर्जित गुणों के अवितरण का नियम है। आपसे यही पूछा जाता है कि अर्जित गुणों के अवितरण का नियम किसने दिया है। आपको इतनी चीजें याद रखना है कि बीजमैन ने दिया है। किसने दिया है? बीजमैन ने दिया है। बीजमैन ने एक और नियम दिया है, इसी के बारे में आगे बात करेंगे। चलिए अब बात करेंगे जैव सांख्यिकी का नियम। स्टार बना के नोट करिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। जो जैव सांख्यिकी का नियम है, यह नियम सुजनन शास्त्र के जनक फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। सुजनन शास्त्र के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। जैव सांख्यिकी का नियम किसने दिया है? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि जो एक संतान होता है उनके माता पिता के 1/2 भाग, दादा दादी के 1/4 भाग, परदादा परदादी के 1/8 भाग और शेष पूर्वजों से 1/16 भाग गुण जो होता है वो प्राप्त होता है। यानी जो माता पिता का रहेगा 1/8 प्राप्त होगा, दादा दादी का रहेगा 1/4 प्राप्त होगा, परदादा परदादी का रहेगा 1/8 प्राप्त होगा और 1/16 किसका प्राप्त होगा? वो बाकी के जितने उनके पूर्वज रहेंगे उनसे वो गुण प्राप्त होते हैं। ये जैव सांख्यिकी का नियम है जो किसने दिया है? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा और याद करिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको आया हुआ है और आ भी सकता है। चलिए एक और बात करते हैं हम बीजमैन की। मूल बीजाणु की निरंतरता का नियम किसने दिया है? तो ये भी बीजमैन ने ही दिया है। इन्होंने इस सिद्धांत में क्या कहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें बदलती रहती हैं लेकिन मूल बीजाणु एक ही रहता है। इन्होंने क्या कहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी संतान बदलती रहती है लेकिन जो उसका मूल बीजाणु होता है वो एक ही रहता है। ऐसा किसने कहा है? बीजमैन ने कहा है। लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। वो मूल बीजाणु एक नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। इसलिए बीजमैन के इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। इस सिद्धांत को नहीं माना जाता है। बस आपको इतनी चीजें यहां पर याद रखना है कि मूल बीजाणु की निरंतरता का नियम किसने दिया है? तो बीजमैन ने दिया है। किसने दिया है? बीजमैन ने दिया है। इतनी चीजें आपको यहां पे ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शायद ये आज का आखिरी होगा। प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह नियम मेंडल के तीसरे नियम पर आधारित है तथा इसका नामकरण सोरेनसन ने किया है। ये क्वेश्चन आपका बनेगा। यहां से देखिए कि प्रत्यागमन का जो नियम है ये इसका नामांकरण किसने किया? तो इसका नामांकरण किसने किया? सोरेनसन ने किया। सोरेनसन कौन थे? मेंडल के ये शायद ही आप कंफर्म एक बार कर लीजिएगा कि इनके शिष्य थे और सोरेनसन ने प्रत्यागमन के नियम का नामांकरण किया था, जिसका अर्थ है कि कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता की संतान भी मंद बुद्धि पैदा हो सकती हैं। मान लीजिए कि कोई माता पिता है, ठीक, ये फादर है, ये मदर है, ये बहुत ज्यादा इनका ब्रेन काम करता है, हाई लेवल का ब्रेन काम करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इनका बेटा होगा या फिर बेटी होगी उसका भी ब्रेन वैसे ही काम करेगा। नहीं, इनमें अलग अलग विशेषताएं होंगी जो कि जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये गुण इसमें आ सकते हैं और ये भी हो सकता है कि ये गुण इसमें नहीं आ सकता, ये मंद बुद्धि भी पैदा हो जाएगा। ऐसा प्रत्यागमन के नियम में सोरेनसन ने बताया है और इसका नामकरण किसने किया? सोरेनसन ने ही किया है। इसमें कुछ और बातें हैं जो जानेंगे। देखिए, अर्थात माता पिता के विपरीत गुणों वाली संतान का पैदा होना ही प्रत्यागमन है। कोई माता है और पिता है, देखिए माता पिता है और फिर कोई बच्चा पैदा होता है, तो अगर इनके गुण इसमें नहीं रहेंगे, इसके गुण जो रहेंगे इसके विपरीत इन बच्चों के अंदर गुण रहेंगे, उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम प्रत्यागमन कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस यानिस एकेडमी पे सीडीपी की, इसके साथ साथ ईवीएस की, इसके साथ साथ हिंदी की थ्योरी वाली क्लास चल रही है, इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी मैं करा रहा हूं। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो रोज शाम को 7 बजे हिंदी की प्रैक्टिस हो रही है, आप वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों तक शेयर करिए। ठीक, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाया हुआ। अगर कोई कमी है तो प्लीज आप उसको बताइए, हम लोग उसको पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और यानिस एकेडमी को जो लोग नए हैं उसको सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों तक शेयर करिए। अपना ख्याल रखिएगा, आराम से पढ़ाई करिए दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाके सारी के सारे वीडियोस हैं उसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।